आज हम एक ऐसी कहानी की परतों को खोल रहे हैं जो भरोसे, धोखे और उस डर के बारे में है। वो डर जो तब पैदा होता है जब आपकी अपनी सच्चाई पर कोई यकीन नहीं करता। कहानी है परी नाम की एक लड़की की, जिसकी माँ गुजर चुकी हैं और उनकी याद के तौर पर उसके पास सिर्फ एक कैमरा है और हर पल को रिकॉर्ड करने की आदत। और पता है, यही आदत उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा सहारा और सबसे बड़ा सबूत दोनों बनने वाली थी। उसकी शादी होती है ईवा से, और शादी के ठीक बाद उसकी दुनिया में कुछ ऐसा होना शुरू होता है जिसे वो समझ नहीं पाती। उसे अपनी मरी हुई माँ की आत्मा दिखने लगती है। और यहीं से कहानी का असली सवाल शुरू होता है। क्या ये सच में कोई अलौकिक साया है या फिर परी के दिमाग का कोई वहम? ये कहानी इस बहुत ही धुंधली लकीर पर चलती है कि ज्यादा डरावना क्या है, एक अनदेखा भूत या किसी अपने का धोखा जो आपकी आंखों के ठीक सामने हो रहा हो। बिल्कुल। चेहरा है जिसके मुंह में काले कीड़े हैं। वो घबराकर अपने पति ईवा को बताती हैं, लेकिन ईवा का जवाब होता है, ये तुम्हारा वहम है। और ये जो ईवा का जवाब है, ये तुम्हारा वहम है, ये सिर्फ एक लाइन नहीं है। ये एक बहुत ही खतरनाक साइकोलॉजिकल टूल है जिसे गैस लाइटिंग कहते हैं। जब आपका कोई करीबी, जिस पर आप सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं, हाँ, मतलब जब वही आपकी हकीकत को बार बार नकारे, तो आप खुद अपनी समझ पर, अपनी याददाश्त पर शक करने लगते हैं। ईवा का ये कहना, चाहे अनजाने में हो, परी को मानसिक तौर पर बिल्कुल अकेला कर देता है। बिल्कुल, उसे लगने लगता है कि शायद सच में मेरे साथ ही कोई दिमागी दिक्कत है। और ये अकेलापन तब और बढ़ जाता है जब घर में अजीब अजीब चीजें होने लगती हैं। कभी वैक्यूम क्लीनर का प्लग दीवार से निकला मिलता है, कभी अचानक चारों तरफ गंदगी फैल जाती है। और ईवा इन सब चीजों को भी परी की लापरवाही या वहम बताकर टाल देता है। इसी अकेलेपन और भ्रम के बीच कहानी में एक नए किरदार की एंट्री होती है, कोरन। वो परी का बचपन का दोस्त है और उस्मत आंटी का बेटा। और उसका अचानक घर पर आना परी को थोड़ा असहज कर देता है। हाँ, और परी उसे बहुत साफ साफ कहती है कि अब मेरी शादी हो गई है, तुम्हें मुझसे मिलने तभी आना चाहिए जब ईवा घर पर हो। ये एक छोटी सी बातचीत लगती है, लेकिन कहानी में आगे जाकर ये बहुत बड़ा मोड़ लेने वाली थी। सही कहा। ये परी की अपने नए रिश्ते के प्रति वफादारी दिखाती है, पर साथ ही कोरेन के इरादों पर एक सवाल भी खड़ा करती है। यहाँ कहानीकार ने बहुत चालाकी से एक बीज बो दिया है। हमें लगता है कि कोरेन शायद एक हमदर्द दोस्त है जो परी की मदद करने आया है। हाँ, लेकिन उसकी मौजूदगी ईवा और परी के बीच के तनाव को और बढ़ा देती है। जब किसी की बात पर कोई यकीन नहीं करता तो इंसान क्या करता है? वो सबूत ढूंढता है। परी भी यही करती है। वो अपनी माँ से मिली आदत का इस्तेमाल करती है और अपने कैमरे से वीडियो रिकॉर्ड करना शुरू कर देती है, ताकि वो ईवा को दिखा सके कि वो पागल नहीं है। और यही कहानी का सबसे दिलचस्प मोड़ आता है। जिस टेक्नोलॉजी यानी कैमरे को सच्चाई का सबसे बड़ा गवाह माना जाता है, वही परी को धोखा दे देती है। सोचिए उस लड़की की बेबसी, जब वो सबूत दिखाने के लिए कैमरा ऑन करती है और पाती है कि उसमें से सारी फुटेज डिलीट हो चुकी है। वो पूरी तरह टूट जाती है, और इसी टूटी हुई हालत में वो मदद के लिए उस इंसान के पास जाती है जिसे उसने कुछ दिन पहले ही अपने घर आने से मना किया था, कोरन। वो उसे कैमरा देती है और फुटेज रिकवर करने के लिए कहती है। यहाँ एक बड़ा सवाल उठता है, क्या ये परी का डेस्परेशन है या एक गलती? वो एक ऐसे शख्स पर भरोसा कर रही है जिसकी अपनी मंशा अभी साफ नहीं है। और यहाँ पर कहानी और उलझ जाती है। कोरन फुटेज देखता है और अचानक डर जाता है। वो परी से कहता है कि उसे फुटेज में कुछ नहीं दिखा, लेकिन वीडियो देखते हुए उसे अपने पीछे परी की मां की आत्मा उसी भयानक रूप में दिखाई दी। अच्छा, वो कहते, परी, तुम्हारी माँ सच में तुम्हारे पीछे है। ये एक मास्टर स्ट्रोक है। अब दर्शक भी कंफ्यूज्ड हैं। क्या कोरन सच बोल रहा है? उसका डर इतना असली लगता है कि एक पल के लिए हमें भी यकीन हो जाता है। या फिर वो इस खेल का सबसे बड़ा खिलाड़ी है जो परी के डर को और हवा दे रहा है। बिल्कुल। इस एक सीन ने कोरन को परी के नजरों में अकेला ऐसा इंसान बना दिया जो उसकी बात पर यकीन करता है। हाँ। और इसी यकीन की वजह से परी बार बार कोरन से मिलने लगती है, जिससे ईवा का शक और गहरा हो जाता है। उसे लगता है कि परी का कोरन के साथ अफेयर चल रहा है। उसका गुस्सा इतना बढ़ जाता है कि वो एक दिन कोरन के घर जाकर उसकी पिटाई कर देता है। और उस पिटाई के बाद जो होता है वो पूरे खेल को पलट देता है। कोरन पिटने के बावजूद ईवा से कहता है कि वो गलत समझ रहा है।
वो बताता है कि परी पर किसी ने काला जादू किया है और उसे मदद की जरूरत है। और सबूत के तौर पर वो ईवा को फुटेज में रिकॉर्ड हुआ एक हल्का सा साया दिखाता है। और कमाल की बात यह है कि जिस साये को ईवा पहले नहीं देख पाया था, अब उसे वो दिखने लगता है। हाँ, जो पति अपनी पत्नी की बातों पर हफ्तों से यकीन नहीं कर रहा था, वो एक बाहरी आदमी के दिखाने पर एक झटके में मान लेता है। सही बात है। ये इंसानी रिश्तों की बहुत कड़वी सच्चाई दिखाता है। कभी कभी हम अपनों की बात पर इसलिए यकीन नहीं करते क्योंकि वो हमारी आरामदायक दुनिया को चुनौती देती है। लेकिन जब कोई तीसरा व्यक्ति आकर उसी बात को कहता है तो हम उसे मान लेते हैं। ईवा के लिए ये मानना ज्यादा आसान था कि उसकी पत्नी पर जादू हुआ है, बजाय इसके कि उसकी पत्नी मानसिक रूप से बीमार है। एक तरफ ये सब चल रहा है और दूसरी तरफ परी को अब इस्मत आंटी यानी कोरेन की माँ की शक्ल में आत्मा डराने लगती है। परी को लगता है कि शायद इस्मत आंटी ही उसकी मदद कर सकती हैं, क्योंकि वो इन सब चीजों को समझती हैं। हाँ, और वो मदद के लिए उनके पास गांव चली जाती है। और यहाँ धोखे की सबसे गहरी परत सामने आती है। परी मदद मांगने के लिए ठीक उसी जगह पहुंच गई है जहां से ये पूरी साजिश रची गई थी। वो शिकारी के जाल में खुद चल के जा रही है। ये बहुत ही दर्दनाक आयरनी है। इस्मत आंटी वहां एक बड़ी पूजा का नाटक करती हैं और परी के ही घर के बाथरूम में पानी की टंकी के पीछे से बालों और अजीब सी गुड़ियों की एक पोटली निकाल कर लाती हैं। अच्छा। वो दावा करती हैं कि यही काले जादू की जड़ है और उन्होंने इसे खत्म कर दिया है। एक पल के लिए परी को तसल्ली मिलती है। उसे लगता है कि अब सब ठीक हो जाएगा, लेकिन कहानी इतनी सीधी नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। इस्मत आंटी के उस इलाज के बाद भी घर में कुछ नहीं बदलता। डरावनी घटनाएं और बढ़ जाती हैं। अब परी को शक होने लगता है। वो उस पोटली को लेकर एक मौलवी साहब के पास जाती है, ये जानने के लिए कि ये क्या चीज है। और यहाँ कहानी का सबसे बड़ा आहा मोमेंट आता है। मौलवी साहब उस पोटली को देखकर बताते हैं कि ये सब नकली है, इस पर कोई जादू टोना नहीं है, बल्कि किसी बच्चे ने ऐसे ही कलम से निशान बना दिए हैं। मतलब सिर्फ डराने का एक सामान था। हाँ, और उसी पल परी को सब समझ आ जाता है। इस्मत आंटी ने उससे झूठ बोला था, कोरन भी इस झूठ में शामिल था। ये वो पल है जब अलौकिक डर की जगह इंसानी धोखे का डर ले लेता है। परी को एहसास होता है कि उसका असली दुश्मन कोई भूत या आत्मा नहीं, बल्कि वो लोग हैं जिन पर उसने भरोसा किया। डर का स्रोत बदल जाता है और ये नया डर कहीं ज्यादा खौफनाक है। इसके बाद एक बहुत खूबसूरत चीज होती है। परी के माँ की आत्मा उसे फिर से दिखाई देती है, लेकिन इस बार वो डरावनी नहीं है। वो शांत है और अपनी बेटी को सुराग दे रही हैं। वो पुरानी वीडियो के सेट्स की तरफ इशारा करती हैं। और जब परी उनके सेट्स को चलाती है तो भयानक सच सामने आता है। उनके सेट्स में दिखता है कि कोरन हमेशा से परी से प्यार करता था और उससे शादी करना चाहता था। और जब परी ने ईवा को चुना तो उसने अपनी माँ इस्मत आंटी के साथ मिलकर परी की जिंदगी बर्बाद करने का प्लान बनाया। एक फुटेज में ये भी दिखता है कि शादी वाले दिन कोरन ने परी के खाने में कुछ मिलाया था। तो जो माँ की आत्मा उसे डरा रही थी, वो असल में उसे बचाने की कोशिश कर रही थी। हाँ, वो उसे सच दिखाना चाहती थी। बिल्कुल। यहाँ अलौकिक तत्व का पूरा मकसद ही बदल जाता है। वो डराने के लिए नहीं, बल्कि रास्ता दिखाने के लिए था। माँ की आत्मा एक तरह से परी की अंतरात्मा की आवाज बन जाती है, जो उसे धोखे के जाल से बाहर निकलने में मदद कर रही है। और उन्हीं सुरागों से परी को पता चलता है कि असली काले जादू की पोटली उसकी माँ की कब्र में छिपाई गई है। वो अपनी माँ की कब्र से उस पोटली को निकालकर मौलवी साहब के पास ले जाती है। और जब मौलवी साहब उस असली पोटली को देखते हैं तो उनके चेहरे का रंग उड़ जाता है। हाँ, वो बताते हैं कि ये दुनिया के सबसे खतरनाक काले जादू में से एक है। इसमें इफरत नाम के एक बहुत शक्तिशाली और शैतानी जिन को परी के पीछे लगाया गया था। ये वही जिन था जो उसे अलग अलग डरावनी शक्लों में नजर आ रहा था। सही। यहाँ पर कहानीकार ने खतरे का लेवल बहुत ऊपर कर दिया है। ये जानना जरूरी है कि लोक कथाओं में इफरत कोई मामूली जिन नहीं होता है। ये आग से बने होते हैं, बहुत ताकतवर होते हैं और इंसानों से नफरत करते हैं। मतलब इन्हें बुलाने का मतलब है सिर्फ डराना नहीं, बल्कि जान से मार देना। हाँ, तो अब ये साफ हो जाता है कि कोरन और इस्मत आंटी परी को सिर्फ पागल नहीं करना चाहते थे, वो उसे मारना चाहते थे। जैसे ही मौलवी साहब उस जादू को तोड़ने की कोशिश करते हैं, उसका असर उल्टा और कई गुना ज्यादा हो जाता है। उन्हें समझ आ जाता है कि उस रात परी की जान को खतरा है। वो एक साइकिक यानी आत्माओं से बात करने और उन्हें काबू करने वाले को लेकर आधी रात में परी के घर पहुंचते हैं। उस रात जो होता है वो परी के वहम और हकीकत के बीच की दीवार को हमेशा के लिए गिरा देता है। परी की हालत बहुत बिगड़ जाती है।
उसकी आंखें पलट जाती हैं, उसकी आवाज भारी और मर्दाना हो जाती है, वो हवा में उठने लगती है। मतलब वो आत्माएं पूरी तरह उस पर कब्जा कर लेती हैं। हाँ, और ये सब कुछ ईवा अपनी आंखों से देखता है और कैमरे में रिकॉर्ड करता है। और अंत में यही दृश्य प्रमाण, यही विजुअल प्रूफ ईवा के यकीन का आधार बनता है। जिस कैमरे की फुटेज पर उसने पहले यकीन नहीं किया था, अब उसी कैमरे से रिकॉर्ड हुई फुटेज उसकी आंखों के सामने की सच्चाई थी। ये दिखाता है कि कभी-कभी किसी अपने पर यकीन करने के लिए भी हमें कितने ठोस सबूतों की जरूरत पड़ जाती है। वो साइकिक बड़ी मुश्किल से उस जिन को परी के शरीर से निकालते हैं। सुबह होती है, ईवा पुलिस में शिकायत दर्ज कराता है, लेकिन तब तक कोरन और इस्मत आंटी शहर छोड़कर भाग चुके होते हैं। सही। कहानी के अंत में परी की जिंदगी वापस पटरी पर आ जाती है। वो माँ बनने वाली है, उसकी जिंदगी में खुशी लौट आई है, लेकिन एक बेचैनी बाकी है। हाँ, एक अधूरापन है। बाहरी दुनिया का वो जो अलौकिक डर था वो तो खत्म हो गया, लेकिन इंसानी नफरत और धोखे का डर अभी भी जिंदा है। असली गुनहगार आजाद घूम रहे हैं और वो कभी भी पलटकर हमला कर सकते हैं। तो परी ठीक तो है, पर शायद पूरी तरह से महफूज नहीं है। इस कहानी की सबसे खास बात यही है, ये समझ ही नहीं आता कि डरना भूतों से है या इंसानों से। ये अलौकिक डर और साइकोलॉजिकल थ्रिलर का एक बेहतरीन मिश्रण है। ये सवाल छोड़ जाती है कि ज्यादा खौफनाक क्या है, एक अनदेखा इफरित तो परी का भविष्य अनिश्चित है। उसके आने वाले बच्चे के साथ खुशियां तो हैं, लेकिन एक अनजाना खतरा भी हमेशा मंडराता रहेगा। और ये सोचने वाली बात है, अगर परी के पास अपनी माँ की तरह हर पल को रिकॉर्ड करने की आदत ना होती, और अगर उसकी माँ की आत्माओं से वो सुराग देने ना आती, तो क्या वो कभी इस साजिश से बाहर निकल पाती? या फिर समाज, परिवार और शायद वो खुद भी उसे हमेशा के लिए पागल मानकर किसी अंधेरे कमरे में बंद कर देती।